नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एकेडमी में। इंडियन ईयर बुक की सीरीज में आज हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल सचिवालय किस प्रकार से काम करता है, जो सरकारी कार्यों का आवंटन है और जो निपटान है वह किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है, डीबीटी क्या है और राष्ट्रीय शस्त्र समझौता हेतु जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है वह किस प्रकार से काम करता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए भारतीय राजनीतिक संरचना के विषय में हम समझते हैं। पहला देखिए आप, जो भारत सरकार का कार्य आवंटन नियम 1961 है, इसमें हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके तहत ही जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का गठन करता है। आप ऐसे समझिए इसको बहुत बेसिक से, लोकसभा का चुनाव होगा और उस लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की क्या होगी, नियुक्ति होगी। अब प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होगी तो इसके बाद क्या बनेंगे, मंत्रालय बनेंगे और विभाग बनेंगे। इन मंत्रालयों के मंत्री होंगे और जो विभाग बनेंगे इनके क्या होंगे, सचिव होंगे। ठीक, अब जो यह पूरा प्रोविजन है क्या कहां से होता है, अनुच्छेद 77 की धारा 3 से। और किसकी सलाह पर यह मंत्रालय और विभाग बनेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर। इतना आप ध्यान रखिए, जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति को सलाह देगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। तो जो मंत्रियों की नियुक्ति है वह किसके अंतर्गत होगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक विभाग जैसा मैंने बताया एक सचिव के अधीन होगा और जो सामान्य मामले हैं, जो प्रशासन संबंधी काम है वह यह सचिव देखता है और मंत्री की मदद करता है। जैसे आप समझिए रक्षा विभाग है तो यह एक विभाग हो गया, इसका सचिव होगा एक, दूसरे रक्षा मंत्रालय होगा और रक्षा मंत्रालय का क्या होगा, एक मंत्री होगा। अब इस मंत्री को जो सचिवालय सहायता है वह कौन देगा, रक्षा विभाग और उसका सचिव। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था यह बनी हुई है। मंत्रिमंडल सचिवालय के विषय में अगर हम देखें तो यह प्रधानमंत्री के अधीन है और कैबिनेट सचिव इसका प्रमुख है। इसका कार्य क्या है, मंत्रिमंडल समितियों को और मंत्रिमंडल जो सचिवालय सहायता है वह यह प्रदान करेगा। कार्य नियम है जो संबंधित उनको बनाएगा। हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, इसके अलावा सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराएगा कि सरकारी कामकाज किस तरह से चल रहा है। यह भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इसमें यह क्या करेगा, जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, ये सुचारू रूप से चल सकें इनके लिए नियम कानूनों को बनाएगा। सरकारी कार्यों का आवंटन और निपटान अगर हम समझें तो भारत सरकार का कार्य आवंटन नियम 1961, इसको पीओबी रूल्स कहते हैं, और भारत सरकार का कार्य संचालन नियम 1961 जिसको टीओबी रूल्स कहते हैं, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत गठित किया जाता है और इनके कार्यों की सूची तैयार की जाती है कि इनको कौन कौन से काम करने हैं। इसकी पहली सूची में जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, जो कार्यालय हैं और जो सचिवालय हैं, उनके कार्यों की लिस्ट रहती है, और मंत्रिमंडल की समितियों की मंजूरी प्राप्त करने वाले कार्य इस सूची में हमको मिलते हैं। मतलब जो भी पहली सूची में होगा उसके संबंधित जितने भी काम करने होंगे वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होगा। दूसरी सूची में भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उनसे संबंधित जो काम है वह इसमें सौंपे गए हैं। तीसरी सूची में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने वाले मामलों को रखा गया है। तो ये सूचियां बनाई गई है कि किसको मंजूरी देनी है मामले की। पहली सूची में हमने देखा मंत्रिमंडल की, दूसरी सूची में भी मंत्रिमंडल की मंजूरी, और जो तीसरी सूची है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी वाले मामले रखे गए हैं। अगला तथ्य हम देख लें, जो आपका डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो यह 2013 में शुरू की गई पहली चीज। इसमें जो केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और उनके जो लाभ हैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। अब आप समझिए, केंद्रीय योजनाएं वह योजनाएं जिसका 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इसमें शेयरिंग होती है इसकी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार। कुछ जगह पे आप देखेंगे 60-40 की रेशियो में, कुछ जगह पे आप देखेंगे 19-10 के रेशियो में। तो इस तरह से शेयरिंग होगी कि कौन कितना खर्च करेगा। राज्य और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अगर हम समझना चाहें तो एक चीज मिलेगी आपको, डीबीटी प्रकोष्ठ, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रकोष्ठ। इसमें हम समझना चाहें कि यह क्या है, तो जो डीबीटी की व्यवस्था है, मतलब डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसे चले जाएं, वह जो व्यवस्था है वह और सुचारू रूप से लागू हो। और अभी हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसके बेनिफिट ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। ज्यादातर प्रयास क्या है कि जितने भी बेनिफिट का बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट ट्रांसफर हो लाभार्थी के खाते में,
उसके लिए राज्य स्तर पर डीबीटी प्रकोष्ठ को बनाया गया है, जिससे जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा सके। अब हम समझे जो सरकार के प्रमुख मंत्रालय हैं और उनके विभाग हैं। देखिए ये मंत्रालय और विभाग वाले में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सरकारी मंत्रालय मिलेंगे और उनके बहुत सारे विभाग मिलेंगे। कुछ को आप उनके नाम से ही पहचान जाएंगे कि यह किसके अंतर्गत आएंगे। हमने यहाँ उन टॉपिक्स को लिया है या उन मंत्रालयों को लिया है जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है और या फिर वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। जैसे आपको एक विभाग दे दिया जाएगा परीक्षा में और पूछा जाएगा कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए जो कंफ्यूजिंग वाले हैं तो एक बार आप इनको जरूर देख लीजिए, इससे कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय आप देख लीजिए, इसमें जाहिर सी बात है रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग मिलेगा, उर्वरक विभाग मिलेगा और जो सबसे कंफ्यूजिंग वाला है औषध विभाग, इसको आप ध्यान रखिएगा कि औषध विभाग किसके अंतर्गत आता है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसमें वाणिज्य विभाग यह आपको याद रहेगा, लेकिन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यह किसके अंतर्गत आएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, यह ध्यान रखिएगा। संचार मंत्रालय में अगर हम देखें तो दूरसंचार विभाग यह तो आएगा, लेकिन जो डाक विभाग यह भी किसके अंतर्गत आएगा, संचार मंत्रालय के अंतर्गत। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसमें उपभोक्ता मामले विभाग यह तो आएगा, लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह भी आएगा। रक्षा मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें रक्षा विभाग, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, पूर्व सेनानी कल्याण विभाग, तो ये 5 विभाग हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग, यह भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह नहीं है, लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह आप ध्यान रखेंगे। गृह मंत्रालय यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है, राज्य विभाग है, राजभाषा विभाग है, गृह विभाग है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग है, सीमा प्रबंधन विभाग, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो जो सीमा प्रबंधन विभाग यह बहुत इंपॉर्टेंट है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या आ रहा है। दूसरा जो आपका राजभाषा विभाग यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग एक तो वह, दूसरा पेयजल और स्वच्छता विभाग यह भी इसी के अंतर्गत आएगा। विधि और न्याय मंत्रालय में अगर हम देखें तो विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग यह तीनों आएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अगर हम देखें तो इसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यह तीनों आएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखें तो इसमें ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग यह ध्यान रखिएगा, भूमि संसाधन विभाग यह आएगा ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अगर हम देखें तो एक तो हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, यह ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अलावा जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है वह भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इस वीडियो में हमने जो प्रमुख मंत्रालय हैं और उनसे संबंधित जो प्रमुख विभाग हैं, इसके अलावा जो सरकारी मंत्रालयों की नियुक्ति है या सरकारी विभागों की नियुक्ति है वह किस प्रकार से होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हमने देख लिया और वो भी हम देख रहे हैं राज्य स्तर पर। बेनिफिट ट्रांसफर में आप ध्यान रखिएगा केंद्रीय वाली और केंद्र प्रायोजित योजनाओं वाली राज्य स्तर की योजनाएं अभी डीबीटी के अंतर्गत नहीं है, मतलब सारे राज्यों की जो योजनाएं हैं वह डीबीटी के अंदर नहीं है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।